हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ाई की थी बेटा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो हमें पता चला था बेटा कि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है और गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। आज वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स और उस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है और उसका गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, इस चीज़ पर हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हम पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी बेटा, उस पर हम लोग फोकस कर लें। तो जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने पढ़ा बेटा कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। 3D के लिए परपेंडिकुलर के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो अवे फ्रॉम द बॉडी ही होनी चाहिए हमेशा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगी, कैसे नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली जो पास करेंगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? वो है बेटा स्केलर क्वांटिटी, वो भी चीज़ हमने देखी थी बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता चला था। और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। स्केलर क्वांटिटी तभी हमें पता चली थी कि जब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकल कर आया था। ये ई डी एस कॉस थीटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि जो थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। गॉस थ्योरम जो है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज सरफेस का मतलब है 3D सरफेस ही होना चाहिए बेटा। 3D सरफेस ही वो सरफेसेस होते हैं जो पूरी तरीके से क्लोज्ड होते हैं। तो उसके थ्रू हमें पता चला था कि भैया जो भी हमारा फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इतनी चीजें देखने के बाद अगर हम देखें कि इसको यूज कैसे करना है, तो बेटा फ्लक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई डी एस कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है। अगर कहीं पर वेक्टर फॉर्म दी गई होगी तो ई डॉट डी एस है फॉर्मूला। और अगर कहीं पर भी क्लोज्ड सरफेस दिया गया होगा तो क्लोज सरफेस के केस में फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा मुझे गॉस थ्योरम ने बताया। हालांकि गॉस थ्योरम पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना बाकी है, तो इस पर हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ अभी बेसिक बातें करनी है हमें। आगे जैसे जैसे हम इस टॉपिक पर बढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे। तो सर कब ये फॉर्मूला यूज करना है कि फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, और कब फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा यूज करना है, और यूज करना है तो कैसे यूज करना है, उस चीज पर हमारा डिस्कशन है। तो अगर मैं आपसे बेसिक चीज़ों की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले तो जहां कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी किसी भी क्वेश्चन में और मुझसे फ्लक्स निकालने की बात करेगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एंड आस्किंग फॉर फ्लक्स, तो उस केस में हमें फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। इफ चार्ज इज गिवन and surface is closed, surface is closed, उस केस में हमें फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी सरफेस जो भी चार्ज है वो एक सरफेस में क्लोज्ड होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो मेरे सामने न्यूमेरिकल है बेटा, वो न्यूमेरिकल है, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है मुझे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मुझसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। अब वो एरिया कैसा है, स्क्वायर है, सर्कल है या ट्राइंगल है, कैसा है, उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसी भी तरीके का सरफेस मान सकता हूँ। कौन से प्लेन में बेटा? वाई जेड प्लेन में। तो देखना, अगर मैं यहाँ पर वाई जेड प्लेन बनाऊं तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी सरफेस होगा वो कुछ ऐसा ही सरफेस होगा, मतलब कैसी भी ज्योमेट्री हो सकती है, बस ये क्या होना चाहिए, इसका एरिया 20 यूनिट्स होना चाहिए। कितने यूनिट्स होना चाहिए? 20 यूनिट्स। अगर इसका एरिया 20 यूनिट्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है
इस एरिया, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है बेटा? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा इसका एरिया वेक्टर, या फिर अवे की डायरेक्शन में होगा। मतलब या तो आई कैप डायरेक्शन में होगा या फिर माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा। तो हमसे तो फ्लक्स पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर आप माइनस आई कैप भी लिख सकते हैं और जे कैप भी लिख सकते हैं। तो भैया फाई इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म में दिया है तो फॉर्मूला भी अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ई डॉट डी एस। तो फाई इज इक्वल टू, तो ये जो भी एरिया है, जो वाईजेड प्लेन में जो एरिया रखा हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड 20 है और इसकी डायरेक्शन क्या है? आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड 20 है और इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एरिया को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई? 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? सपोज मैंने इसको 20 आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और कौन सा प्रोडक्ट है ये? डॉट प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, डॉट प्रोडक्ट के केस में आई का मल्टीप्लीकेशन आई से होता है, जे का मल्टीप्लीकेशन जे से होता है और के का मल्टीप्लीकेशन के से होता है। तो यहाँ पर एरिया वाले केस में जे और के तो है नहीं, तो एरिया वाले केस में अगर जे और के नहीं है तो फाई की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो 6 2 12 यानी कि 120, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे ही लिख रहे होंगे आप चाहते तो इसको नेगेटिव साइन भी लिख सकते थे। तो नेगेटिव साइन से जब आप लिखेंगे तो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कितना मिल गया बेटा? 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मुझे फ्लक्स मिल गया। इसी क्वेश्चन में जो भी चेंजेस करेगा बेटा, वो चेंजेस यही करेगा कि अभी ये वाई जेड प्लेन बोल दिया, अगर यही बोल देता कि एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स जेड प्लेन में अगर लाई करेगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होंगी, यानी कि जे कैप हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 20 जे कैप और माइनस 20 जे कैप। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता तो ऑब्वियस सी बात है, ये जेड डायरेक्शन होती, यानी कि 20 के कैप और माइनस 20 के कैप। मतलब इसी क्वेश्चन में वाई जेड की जगह पर अगर वो बोल देता एक्स जेड प्लेन, तो ये देखो, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन मतलब यही वाला प्लेन होगा बेटा। और अगर यही वाला प्लेन होगा तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, यानी कि जे डायरेक्शन में होगा, जे कैप। यानी कि यहाँ पर इसका एरिया के साथ डायरेक्शन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 जे कैप या फिर माइनस 20 जे कैप। तो इस केस में मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन, जब किसकी बात हो रही है? वाई जेड एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है, तो इस केस में जो मुझे फ्लक्स मिलेगा वो मिल जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? या तो 20 जे कैप से मल्टीप्लाई करो या माइनस 20 जे कैप से। जे का मल्टीप्लीकेशन जे से ही होगा, यानी कि 2 3 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज वो बोलता एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये सॉरी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, कोई भी एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड 20 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी डायरेक्शन या तो के कैप होगी या फिर माइनस के कैप होगी। तो जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो दी गई है 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इस केस में 20 के कैप से क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में इफ एरिया एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन, जो भी मटेरियल है वो किस में? एक्स वाई प्लेन में। तो ऑब्वियस सी बात है 2 4 जा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू हो जाएगी, या फिर माइनस 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन देगा तो मुझे क्वेश्चन इसी तरीके से देगा बेटा। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक। हर टेक्स्ट बुक में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको वो इसी तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। कभी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई, इस तरीके के आपको प्लेन्स दे देगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस भी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होगा उस डायरेक्शन से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि इफ ई इज 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप,
and area is 3 I cap plus j cap। तो इस बार तो उसने सीधे सीधे आपको वेक्टर फॉर्म दे दी एरिया की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आपको पता है। तो इस केस में फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, और ये कितना हो जाएगा 3 I कैप प्लस j कैप। तो ऑब्वियस सी बात है फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आई का मल्टीप्लीकेशन आई से यानी कि 6 3 18, और ये कितना हो गया जे का मल्टीप्लीकेशन जे से यानी कि 3, यानी कि कितना आ गया बेटा 21 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके से भी आपको एरिया रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। इसी में अगर हम आगे चलें बेटा, जो दूसरे टाइप का हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है हमें जो आई डायरेक्शन में है। तो इस बार हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड प्लेन बना लिया, एक्स वाई जेड। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी आई डायरेक्शन में, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में आई डायरेक्शन मतलब यही होगी बेटा, और वो कितनी है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर सरफेस, उसने बोला है स्क्वायर एक सरफेस है कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। उसके थ्रू कैलकुलेट करना है कब, जब उसका प्लेन क्या है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा प्लेन है, यही वाला प्लेन है, मतलब इसी के पैरेलल, यानी कि कुछ ऐसे ही लाई कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया वेक्टर किधर बन जाएगा, इस वाले प्लेन का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस वाले प्लेन का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 10 I कैप। तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा यहाँ पर E ds, E वेक्टर डॉट ds, और E की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ I कैप, और ds की वैल्यू कितनी है 10 I कैप। तो 30 × 10⁻³ यही आंसर मिलेगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस विल बी दी फ्लक्स। इसको नेगेटिव साइन भी ले सकते थे बेटा आप, कि अगर ये एरिया वेक्टर आप अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर भी नेगेटिव ही मिलेगा। एक और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इट मेक्स एन इट्स द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। मतलब जो भी प्लेन है उस प्लेन का नॉर्मल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ इट्स प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन किसका, जो भी एरिया है उस एरिया का प्लेन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में है 60 डिग्री का एंगल। ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये रहा प्लेन, तो ये क्या हुआ, दिस इज एरिया वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई कितना है 3 × 10⁻³ डी एस कितना है, एरिया तो वही है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻², और यहाँ पर अगर आप 10⁻⁻² करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर 10⁻⁻4 बेटा 10⁻⁻4 10⁻⁻4 हो गया, तो यानी कि ये 3 हो गया। तो 10 × 10⁻⁻4 दिस इज द एरिया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, एरिया वेक्टर। तो ये था ये तो एरिया है, प्लेन है, और प्लेन का नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और प्लेन के नॉर्मल ही क्या रहता है हमारा एरिया वेक्टर। यानी कि cos थीटा की जगह पे हम कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। यानी कि कितना हो गया 3 इंटू, ये देखो ये सब कट गया है शायद, 3 × cos 60 का मतलब 1/2 होता है बेटा, यानी कि आ गया 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स में आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है बेटा। अब यही बोल देता कि इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऐसा भी आपसे बोल सकता था कि जो भी आपका प्लेन है वो प्लेन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे,
its plane makes an angle of 60 डिग्री। इस बार उसका नॉर्मल नहीं, वही प्लेन बना रहा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है यही हमारी कुछ इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रही थी, और ये जो प्लेन है, प्लेन बना रहा है 60 डिग्री का एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल प्लेन बना रहा है, मतलब वो कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा बेटा। ठीक, ये देखो, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल, दिस इज 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। अगर हम नीचे वाला लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, यानी कि फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस 30। तो ई की जगह कितना रख देंगे हम लोग, ई की जगह तो वही वैल्यू है हमारी कितनी, 3 इंटू 10⁻3, 3 इंटू 10⁻3, और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था यानी कि 10⁻⁻4, और cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, यानी कि हो गया 3√3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आपको जो भी डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उससे रिलेटेड आपको बातें करनी। तो अगर आप वो बातें कर पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगले टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है बेटा कि इस बार अभी तक हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वेरिएबल देखने को मिल रही है। तो कैसी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिएगा, एक हॉलो सिलेंडर है बॉक्स जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 1 मीटर, इसकी लेंथ हमें 1 मीटर दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है बेटा हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया मुझे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का 25 मीटर स्क्वायर, is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in figure. If the electric field in the region is given by E is equal to 25 I cap, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई मतलब फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा वाले कोई फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लूँ, यही होगी मेरी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मैग्नीट्यूड की है, 25 एक्स से वेरी कर रही है, किससे, 25 एक्स से वेरी कर रही है, किससे वेरी कर रही है ये, 25 एक्स। आई डायरेक्शन है तो डायरेक्शन तो मैंने बना दी। इस x का क्या मतलब है, x का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x की वैल्यू 1 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 25, x की वैल्यू अगर 2 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50। ऐसी कहानी होगी। और भी अगर किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो इसी तरीके से मैं वैल्यू प्लेस करते जाऊंगा और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस और कॉस थीटा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कितने एरिया है टोटल, यहाँ पर तो सर टोटल 3 सरफेसेस दिख रहे हैं, और अगर यहाँ पर आपको 3 सरफेसेस दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एरिया वेक्टर भी आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो एरिया वेक्टर भी जब आपको 3 मिलेंगे तो इस वाले का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड नॉर्मल, तो इसको मैं ds1 नाम दे देता हूँ। इस वाले का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, मैं इसको ds2 नाम दे देता हूँ।
और ये जो कर्व्ड सरफेस है बेटा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी कि इसको मैंने नाम दे दिया ds3। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, तो यानी कि नाउ वी विल गेट द फ्लक्स या नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर पूछा है मुझसे। तो सिलेंडर से 3 फ्लक्स होने चाहिए, phi1, और वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ds1 cos θ1। एक होना चाहिए phi2, और वो कितना होना चाहिए, e ds2 cos θ2। तीसरा क्या होना चाहिए, phi3 इज इक्वल टू e ds3 cos θ3। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच में एंगल कितना है, ये इस डायरेक्शन में, ds1 इस डायरेक्शन में 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल मुझे रखना पड़ेगा 180 डिग्री। ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल है बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, मतलब ds2 मुझे रखना पड़ेगा 0 डिग्री। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पर मिलेगा मुझे एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा हमारा ds3, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। जब मैं यहाँ पर अब E लिखना है मुझे पहले वाले सरफेस पे, तो पहले वाले सरफेस x इज इक्वल टू 0 से कितनी दूर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, तो यहाँ पर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कितनी मिल रही है बेटा, 25 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कितनी मिल रही है बेटा, 50 न्यूटन पर कूलम, ऐसी मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब यहाँ पर मुझे जो फ्लक्स लिखना पड़ेगा, phi1 जो मुझे लिखना पड़ेगा, दैट विल बी 25 ds1, और ds1 की वैल्यू कितनी है, एरिया 25 मीटर स्क्वायर, इंटू cos 180 कितना होता है बेटा, -1, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, दिस वैल्यू इज 625, यानी कि -625। सही कर रहे हैं हम लोग, कितनी आई वैल्यू यहाँ पर, -625 हमें वैल्यू मिली। अगर मुझे -625 वैल्यू यहाँ पर मिल गई, अब मुझे दूसरे वाले के लिए भी कैलकुलेट करना है। और दूसरे वाले के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, दूसरे वाले के लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी। E की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड वाले सरफेस यही है, तो यहाँ पर तो 50 है, यानी कि 50 इंटू 25 इंटू cos 0 1, यानी कि ये हो गया हमारा 1250। यूनिट भी लिखते चलें साथ साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहीं पर E इंटू ds3, E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, लेकिन यहाँ पर कॉस एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया बेटा यहाँ से 0, यानी कि phi3 की वैल्यू हो गई 0। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, तो phi नेट विल बी phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 होना चाहिए। phi1 कितना आया, -625, phi2 कितना आया, phi2 भी हमारा उतना ही आया, कितना 625 प्लस 1250 प्लस दिस इज 0, यानी कि कितना हो गया 625 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 25, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 50, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें क्या मिली, सिक्स 625 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक बेटा, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सीबीएसई में कई बार आया है, ये सीबीएसई 13, 15 और सीबीएसई 10 में आए हुए क्वेश्चन हैं बेटा इस तरीके के। अगला जो क्वेश्चन है वो सपोज कुछ ऐसा है, अब देखने में तो ये बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और रह गई थी बेटा। अब उसने फ्लक्स तो निकलवा लिया था, फ्लक्स के साथ साथ मेरे से चार्ज भी पूछा था। क्या पूछा था, चार्ज।
तो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं बेटा? तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चार्ज निकालने के लिए हमें phi is equal to q in upon epsilon naught। चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर की बात की ना उसने, इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब उसके अंदर, तो q इन। तो फ्लक्स कितना है यहाँ पर? फ्लक्स है हमारा 625। q इन हमसे पूछ लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी बेटा हमने, मतलब ट्वेल्थ की फर्स्ट क्लास में नहीं, ट्वेल्थ की फर्स्ट क्लास में। 8.85 इंटू 625 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो वो मुझे क्या दे देगा? वो मुझे क्यू इन दे देगा। और इसी क्यू इन का खास ध्यान रखना है। तो अगर मेरे से इनक्लोज्ड चार्ज की बात करेगा तो वहां पर मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। बाकी फ्लक्स निकालने का तरीका बेटा यही है कि ई डी एस कॉस थीटा अप्लाई करना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? जो भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी एरो बनाएंगे, कोई भी तीर बनाएंगे, वो उसका आपको एरिया वेक्टर देगा। क्या देगा वो? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर की कहानी पर खास ध्यान देना है। अगली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। अब देखो इसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डायरेक्शन में दे रखी है, कुछ ई वाई डायरेक्शन में दे रखी है बेटा, और कुछ ई जेड डायरेक्शन। तो ई वाई ई जेड तो जीरो है भैया, उसकी टेंशन हो गई खत्म। अब उसने क्या बोल दिया, ई एक्स डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यूब है यहाँ पे। तो क्यूब में टोटल कितने सरफेस? 6। और क्यूब में अगर टोटल 6 सरफेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो भी एरिया वेक्टर बनेंगे वो एरिया वेक्टर भी कितने बनेंगे? वो एरिया वेक्टर भी 6 बनेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले अगर ध्यान दूं तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी, ऐसी बनते चली जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही बनेंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे खास बात क्या है, ये अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। अब देखो बेटा, हर एक सरफेस को नाम देना पड़ेगा। जैसे दिस इज माई सरफेस 1, दिस इज माई सरफेस 2, दिस इज माई सरफेस 3, दिस इज माई सरफेस 4, दिस इज माई सरफेस 5। ये बाहर वाला जो सरफेस है दिस इज माई सरफेस 5, जो अंदर वाला सरफेस है दैट इज माई सरफेस 6। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब हमें एरिया वेक्टर चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितने होंगे यहाँ पर? 6 फ्लक्स होंगे। कितने फ्लक्स होंगे बेटा यहाँ पे? 6 फ्लक्स होंगे। टोटल 6 फ्लक्स होंगे, है कि नहीं? तो अगर मैं सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। बार बार एक सेकेंड, इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में बनेगा और वो कितना बनेगा बेटा? ds1। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ds2, है कि नहीं? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं बना सकता था क्योंकि ये बॉडी के अंदर आ जाएगा, बॉडी से दूर। ds3, ds4, दिस इज ds5, ऐसे ही आएगा। और पीछे वाले का ये रहा ds6। अब ध्यान से देखना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है और वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो E एंड ds1 के बीच में एंगल कितना है? सबसे पहले एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। थीटा विल बी 180 डिग्री, क्योंकि E और ये रहा हमारा ds1 और ये E, एंगल 180 डिग्री। दिख रहा है बेटा सभी को? E और ds2 के बीच में एंगल थीटा इज 0 डिग्री। ये ds2 और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री। E एंड ds3, ये E और ds3, अरे ये तो परपेंडिकुलर आ गया, थीटा इज 90 डिग्री। E एंड ds4, थीटा इज, दिस इज E एंड दिस इज ds4, ये भी परपेंडिकुलर आ गया बेटा 90 डिग्री। E एंड ds5, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, ds5 हमारा z डायरेक्शन में, तो x और z तो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90। E एंड ds6, थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि वो माइनस z और ये
एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर भी ये 90। फॉर्मूला क्या होता है भाई फ्लक्स का? तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला इसका ई डी एस कॉस थीटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा अगर 90 हो गया तो इसकी वजह से फ्लक्स जीरो, इसकी वजह से भी फ्लक्स जीरो, इसकी वजह से भी फ्लक्स जीरो, और इसकी वजह से भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एंगल मिला वो एंगल कितना मिला? 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब 180 रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई की जगह हमने कितना रख दिया? अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, बाद में देखेंगे एक्स की वैल्यू रखकर, इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका? ए स्क्वायर डी एस, मतलब एरिया ऑफ दिस क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ए स्क्वायर। कॉस एंगल कितना हो गया? 180, 180 का मतलब -1। फाई टू, this is phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, phi 6. तो phi 2 is alpha x to the power half into a square, और ये एंगल 0 डिग्री यानी कि 1। अब ये वाला सरफेस जो है ये कितनी डिस्टेंस दूर है बेटा? a डिस्टेंस दूर है। ये तो कितने डिस्टेंस दूर है? दिस इज a डिस्टेंस दूर एंड दिस इज 2a डिस्टेंस दूर। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? अल्फा ए टू दी पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया? -1। यहाँ पर कितनी लगेगी? ये अल्फा 2a टू दी पावर हाफ ए स्क्वायर, और ये 1 है कि नहीं? अल्फा की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू दी है। तो यानी कि अब जो मेरा नेट फ्लक्स हो जाएगा बेटा इस केस में, फाई नेट, सिर्फ मैथमेटिक्स है भैया, अब सिर्फ मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। फाई नेट विल बी अल्फा ए टू दी पावर, अरे ये 2 है और ये हाफ है यानी कि 5/2 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू, अरे ये तो आ गया 2 की पावर हाफ आ गया, और ये आ गया ए की पावर 5/2 बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, ए टू दी पावर 5/2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा? √2 - 1, ऐसे ही बचेगा। अल्फा की वैल्यू शायद दे रखी है क्वेश्चन में 800, ए की वैल्यू भी दे रखी है शायद 0.1, इसकी पावर 5/2, और √2 की वैल्यू भी दे रखी है मुझे 1.4, यानी कि हो गया 0.414, 1.414 ही होती है वैल्यू। यही हमारा फ्लक्स हो गया फाई। सर नहीं, मैं इसको भी सॉल्व करना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू लिखी है मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। कर ले बेटा, ये देख 800 इंटू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। -1 का मतलब 5/2 इंटू 0.414, यानी कि ये हो गया 800 इंटू 1/10 की पावर 5/2 इंटू 0.414, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहली बात 10 टू दी पावर हाफ है, देखो ये हो जाएगा 800 इंटू 1/10 टू दी पावर 5/2, 0.414, 800 इंटू 1/, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? इसको मैं √10 की पावर 5 लिख सकता हूँ इंटू 4.141, 1.414, ऐसे वैल्यू में प्लेस कर सकता हूँ। और जब मैं ऐसे वैल्यू इसकी प्लेस कर सकता हूँ तो मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे निकलेगी? भैया ये हो गया 800 और ये हो गया 1/3.16 होती है √10 की वैल्यू, 5, 4।
इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आएगी बेटा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको चाहते तो एक और तरीका था, और वो तरीका क्या था कि √10 को कितने बार लिख लो, ये हो जाएगा √10 इंटू √10 √10 इंटू √10 इंटू √10, तो ये 10 10 3.16 यानी कि 1316, तो यानी कि ये हो गया 800 इंटू 1/316 इंटू 414। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी, करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी बेटा? तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे फ्लक्स पर बेस्ड थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड थे। ऐसे आपको ढेरों सवाल मिलेंगे बेटा जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सर यहाँ पर आपने गॉस थ्योरम का तो यूज किया ही नहीं। अब गॉस थ्योरम के यूज के लिए देखो बेटा क्या करते हैं। मान ले तेरे को किसी ने एक हेमिस्फीयर दे दिया और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q। कितना चार्ज रख दिया? Q। और तुझसे किसी ने फ्लक्स पूछ लिया थ्रू हेमिस्फीयर। एक बात बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन the size of the surface? Answer is no, क्योंकि phi is equal to क्या पढ़ा है बेटा हमने, Q in upon एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हमारा चार्ज Q था और इसके आसपास हमने अगर कोई रीजन बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन Q in upon एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इससे बड़ा बना देंगे तब भी ये Q in upon एप्सिलॉन नॉट होगा, इससे भी बड़ा बनाएंगे तब भी ये Q in upon एप्सिलॉन नॉट होगा। सर ऐसा कैसे? भाई ऑब्वियस सी बात है, देख बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तूने, ई डी एस, जो आपने क्या पढ़ा है, ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, ई की जगह पर हम लोग लिख पाएंगे बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी एस की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, अगर यही 2r हो जाता तो क्या होता, Q अपॉन 4, अगर मान लो यही रेडियस r की जगह पर 2r ले लेते हम, तो ये क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का होल स्क्वायर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि पाई आर पाई 4 पाई 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता और यहाँ पर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो भी चार्ज है, मुझे इस चार्ज के थ्रू फ्लक्स निकालना है एक हेमिस्फीयर के अबाउट, और हेमिस्फीयर की मुझे रेडियस दी नहीं गई है, और रेडियस इसीलिए नहीं दी गई है भैया, दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लक्स जो है वो कभी भी साइज ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहा करता है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखना कैसे डील करेंगे। भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मुझे फाई इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करना है तो इसको मुझे क्लोज्ड सरफेस में बंद करना पड़ेगा। और क्लोज्ड सरफेस में बंद करने के लिए कैसे बंद हो सकता है भैया, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में जो आ रहा है, क्या आप लोगों के दिमाग में भी वही आ रहा है कि अगर मैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक और सेम साइज का हेमिस्फीयर लगा दूं, बिल्कुल सेम साइज का इमेजिनरी हेमिस्फीयर, तो क्या ये पूरा का पूरा स्फीयर बन गया, क्या ये क्लोज्ड हो गया? और अगर ये क्लोज्ड हो गया तो इसके थ्रू फाई कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे स्फीयर के थ्रू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे स्फीयर के थ्रू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा।
भाई ये बिल्कुल ऐसा मानकर चलो कि ये अगर चार्ज क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही होंगी, ऐसी निकल रही होंगी, है कि नहीं? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही निकलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आधी ऊपर वाले हेमीस्फेयर से आधी नीचे वाले हेमीस्फेयर से, यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा हेमीस्फेयर के थ्रू? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ आई बेटा बात? ठीक। फ्लक्स को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर कहीं पर भी कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें आपको एक बल्ब समझना है कि वो बल्ब से कुछ लाइट निकल रही है बाहर, तो वो लाइट होगी तो वो पूरी की पूरी 3D में डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा, और पूरे के पूरे अगर 3D में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कितना मिलेगा? फ्लक्स जो होगा वो पूरे के पूरे स्फेयर जब क्लोज होगा तो पूरी लाइट मिलेगी, और उसमें से किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अगर बात कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स क्यू अपॉन आधा हो जाएगा। मतलब इस हेमीस्फेयर के केस में वही फ्लक्स आपको कितना मिलेगा बेटा? आधा मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं बेटा। मान ले ये एक स्क्वायर है और इससे a/2 डिस्टेंस हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और तुझसे क्या पूछ लिया उसने? फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछ लिया। क्या आप लोगों के दिमाग में भी वही आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है? क्या आ रहा है भैया? मेरे दिमाग में ये आ रहा है कैसे भी करके इस चार्ज को बंद किया जाए और सिमेट्रिकली बंद किया जाए। तो इसको बंद करने का तरीका भैया, इसको बंद करने का सिमेट्रिकली जो तरीका है वो यही है कि इसको एक कोन में बंद किया जाए। किस में बंद किया जाए? कोन में बंद किया जाए। जब आपने इसको क्यूब में बंद किया जाए, जब आपने इसको क्यूब में बंद कर दिया तो पूरे के पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसने क्या पूछा था आपसे? एक फेस के थ्रू पूछा था। टोटल कितने फेस हैं? 6, और 6 के 6 डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि फ्लक्स यहाँ पर आपका कितना हो गया? यही फ्लक्स आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बेटा बात? एक और क्वेश्चन देखो। सपोज a dipole is placed in a closed room. What will be the flux through the room? भैया क्या प्लेस किया है क्या आपने? डाइपोल। रूम कुछ ऐसा ही होता है बेटा, क्यूबॉइड शेप में या क्यूब शेप में रूम होगा। इसमें तूने क्या प्लेस किया? डाइपोल। तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया भैया अंदर? क्यू नेट इज क्यू माइनस क्यू, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया? 0। यानी कि अगर किसी भी रूम में डाइपोल रखा है तो डाइपोल रखने की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू द रूम वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना है? 0 है। बात आई बेटा समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये एक स्फेयर है, एक और स्फेयर है ये। इसके अंदर जो चार्ज रखा है वो चार्ज रखा है सपोज क्यू, ये रखा है सपोज क्यू, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो रखा है सपोज 2Q। ये है हमारा स्फेयर S1 और ये है हमारा स्फेयर S2। भाई हमसे क्या पूछ लिया? फ्लक्स थ्रू S1 पूछ लिया। तो S1 पूछ लिया तो S1 के अंदर कितना चार्ज है? Q। क्या 2Q भी इसके अंदर है? नहीं ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा किसी ने पूछा फ्लक्स थ्रू S2,
S2 के अंदर कितना चार्ज है, Q भी है और 2Q भी है, यानी कि phi इज इक्वल टू Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये S1 के थ्रू था, S2 के थ्रू था। अब किसी ने फ्लक्स का रेशियो पूछ लिया तो phi S2 यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यानी कि phi की जो हमें वैल्यू मिल गई वो कुछ ऐसी वैल्यू मिली। तो कुल मिलाकर मुझे ये बात समझ में ये आई कि अगर मुझे सिर्फ चार्ज की बात करेगा तो उसको मुझे एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा बेटा, और क्लोज सरफेस के अंदर बंद करने के बाद ही हमें क्या मिल सकती हैं बेटा, हमें चीज़ें मिल पाएंगी। तो ये हमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेटा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। एक न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये कौन है, कि सॉरी मेरे दिमाग में कौन क्यों चल रहा है, ये एक क्यूब है और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रख दिया Q, ठीक है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू चार्ज Q। तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये चार्ज क्यों रख दिया, मतलब ये फर्स्ट पार्ट, ठीक। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू चार्ज Q placed at वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, साइड ऑफ द क्यूब लिख सकते हैं ना, साइड ऑफ द क्यूब। और दी इसको लिखो प्लेस्ड एट द कॉर्नर, एट द एज ऑफ द क्यूब। ठीक बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मतलब पहले वाले केस में सिर्फ यहाँ पर चार्ज क्यों रखा तब फ्लक्स पूछा है, दूसरे वाले में जब यहाँ पर चार्ज रखा है तो आपसे फ्लक्स पूछा है, ठीक। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि गॉस थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम क्या सिर्फ phi इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बस इतना ही काम कर सकती है, या गॉस थ्योरम और भी कोई काम कर सकती है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दिस टॉपिक, दिस टुडेज क्लास इज बेसिकली पूरी की पूरी 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो जितने भी तरीके के आपके न्यूमेरिकल फ्लक्स से रिलेटेड बन सकते हैं बेटा, उन चीज़ों पर हमने बात की है। आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी किताब उठाइए 12th स्टैंडर्ड के लेवल की, और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप सॉल्व किससे रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड, या फ्लक्स से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सेफली रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए बेटा। थैंक यू।